था कंडीशन, लास्ट क्लास में क्या किया था? कंडीशनल। यूनियन और इंटरसेक्शन हो ही गया था। कंडीशनल हो गया। नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बता दिया था मैंने कि डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। इसकी दो कंडीशन बनेगी। पहला, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन में क्या होगा? लेट A1 A2 A3 से लेके AN तक n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो P A1 A2 A3 AN सबके साथ होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। कैसे बनेगा? ठीक है, इनको साथ में लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही मतलब है इनका। P A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन AN, सेम मीनिंग है। एंड के साथ चल रहा है ना कि A1 एंड A2 एंड A3। एंड में क्या था? इंटरसेक्शन, मतलब प्रोडक्ट। तो सबकी प्रोबेबिलिटी का क्या जाएगा? प्रोडक्ट। P A1 probability of A2 into probability of A3 and so on, probability of AN. अब ये बनता कैसे, कोई बता सकता है? जैसे मान लो कि मैंने कैलकुलेट किया P A अपॉन B, इसका मतलब क्या था? P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अच्छा, A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। A इंटरसेक्शन B क्या बनेगा? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A B होने पे A के होने की प्रोबेबिलिटी। A का क्या है? B पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये वापस क्या जाएगी? A की प्रोबेबिलिटी आएगी सिंपल। तो ये क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन PP। ये इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P A इंटू PB। कब? जब A और B कैसे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये वाला क्या है? इसी से डिराइव हुआ है ये वाला। इसमें किसी को डाउट है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, अगर सबके साथ होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी तो सबकी सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट की हर एक इवेंट की, और उनका क्या कर दिया? प्रोडक्ट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम।
मिटा दो। अच्छा डिपेंडेंट होंगे तो तब क्या पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो क्या जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा अगर P अपॉन ए कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ क्या आएगा ए, या तो क्या किया हो ए की प्रोबेबिलिटी और दोनों चीजें बी की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन बी कंप्लीटेड, फिर या फिर ए के साथ बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा ए एंड बी। क्लियर है? एग्जांपल लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। इंडिपेंडेंट होगा तो दोनों की सेपरेट सेपरेट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आएगा, और अगर डिपेंडेंट होगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये साथ में। ठीक है, जैसे 3 हो जाए तो ठीक है, पहले ए आया, ठीक है, फिर बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर सी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। Three coins are tossed together. ठीक है, find the probability that first heads, second tails, and third one is tails. Second example, a bag contains five red balls and 4 black balls. 4 balls are drawn. Find the probability that the color of balls is alternating. क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि अगर पहली रेड होगी तो दूसरी ब्लैक, ठीक है, फिर तीसरी रेड, चौथी ब्लैक, ठीक है, और इसमें क्या है, फर्स्ट पे हेड्स, सेकंड पे टेल्स और थर्ड पे टेल्स। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है।
बक्सी रूम साउंड प्रूफ नहीं है ना, इसीलिए आवाज आती। करो जल्दी से सॉल्व करो।
हो गया? इतने आसान क्वेश्चन थे। 1/8 एंड 1/2 श्योर हो? चलो करते हैं। पहले का सॉल्यूशन। अच्छा 3 कॉइन है, ठीक है, ये पहला इवेंट A1, ये A2 और ये A3। क्या पहले की दूसरे पे डिपेंडेंसी है? पहले कॉइन पे कुछ भी है, दूसरे पे क्या डिपेंड करेगा वो? या दूसरा कॉइन पहले पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है PA किसके इक्वल आएगी? सॉरी, P A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 किसके इक्वल आएगा? PA1 इंटू PA2 इंटू PA3। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 और 1/2 कितना जाएगा? 1/8। क्लियर है? सही है। फर्स्ट में किसी को डाउट है? नहीं है। सेकंड अल्टरनेटिव बोला था। देखो 4 बॉल ड्रॉ करनी है, सॉल्यूशन देखना सेकंड में। पहली बॉल रेड हो तो दूसरी क्या होगी? ब्लू। ब्लू है ब्लैक, ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, या फिर ब्लैक रेड ब्लैक और रेड, ये बनेगा। अच्छा इस केस में उसको बोलता हूं इवेंट 1 प्रोबेबिलिटी। रेड आने की प्रोबेबिलिटी पहली बॉल, टोटल कितना है मेरे पास? 5 + 4 9, 9 में से पहली बॉल रेड, कितना जाएगा? 5/9। सही है। अच्छा एक बॉल ड्रॉ कर ली, अब क्या करनी है? दूसरी। दूसरी कैसे आनी चाहिए? ब्लैक। लेकिन मेरे पास टोटल ही कितनी बची है बंदर बैग में? 8। भाई एक तो ड्रॉ कर ही ली, सेकंड बॉल कैसे आनी चाहिए? ब्लैक। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4, तो इंटू 4/8। नेक्स्ट वापस रेड, रेड कितनी? एक तो आ चुकी, बची कितनी है? 4, तो इंटू 4/7 और इंटू 3/7।
6। सही है। अच्छा दूसरा क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, पहले ब्लैक बोल क्या आएगा 4/9, फिर 5/8 इंटू 3/7 इंटू 4/6। अच्छा कंडीशन क्या है, या तो ये होगा या ये होगा, तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, दिस प्लस दिस। सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा।
कंबाइंड पी सम क्यों किया, या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा, और की कंडीशन है ना, बीच में एंड नहीं है। आर्यन बख्शी, अगर एंड होता तो क्या करते, प्रोडक्ट करते। क्लियर है, और का केस बना है ना। कितना है आंसर, 1/2 यार। probability of at least one of n events, ठीक है, कि जैसे A1 A2 A3 से लेके AN तक हो, एटलीस्ट एक होने की प्रोबेबिलिटी, कि कोई भी एक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। कोई बता सकता है कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10/63 है पिछले का आंसर। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं तो बस नेक्स्ट पे मूव ऑन कर गया। हाँ, जो 5/9 वाला वो था, कितना है 10/63। चलो ओके, इसमें क्या करेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ एन इवेंट्स की, एटलीस्ट कम से कम एक या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और सबके सब भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट एन होने का मतलब क्या है, एक भी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को क्या करूं, वन में से माइनस कर दूं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा क्या होगी, वन। तो लिख रहा हूं वन माइनस, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, वन के होने की प्रोबेबिलिटी वन में से माइनस कर दिया, तो इसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, फिर 1 माइनस पी A2, ये 2 के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही 1 माइनस पी AN, इसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। या फिर इसको ऐसे लिखूं, 1 माइनस पी A नोट इंटू पी A2 नोट पी A3 के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी और पी AN के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। सब इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, हाँ जी बालक, उन्हीं की बात चल रही है। एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, The problem is given to
3 स्टूडेंट्स कि एक प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट्स को दी गई, ए बी एंड सी, 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी. Whose chances to solving A is 1/2, 1/3 and 1/4. Then find the probability that the problem is solved. मतलब क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे ये करे, चाहे ये दोनों करे, चाहे ये तीनों करे. तो मतलब कंडीशन क्या आ गई कि एटलीस्ट एक उनमें से क्या कर देगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. जल्दी बताओ क्या है आंसर.
3/4 सॉल्यूशन चेक करना। पी ए कितना दिया? 1/2। तो पी ए नोट कितना जाएगा? 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। पी बी कितना दिया है? 1/3। तो पी बी नोट कितना जाएगा? 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। पी सी दिया है 1/4। तो पी सी नोट क्या जाएगा? 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। इतना क्लियर है? अच्छा, कैलकुलेट करना क्या है? पी ए बी सी और की कंडीशन है ना, या तो ए सॉल्व करे या बी सॉल्व करे या सी सॉल्व करे। क्या जाएगा? 1 माइनस पी ए नोट, पी बी नोट और पी सी नोट क्या आएगा? 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। 3 कैंसिल, 2 कैंसिल। 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। एटलीस्ट बोला जाए तब। ये भी क्लियर है? ठीक है, अगर एटलीस्ट 2 बोला जाए, एटलीस्ट 3 बोला जाए, एटलीस्ट 4 बोला जाए, ठीक है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो कैसे यूज करेंगे वो करते हैं अभी। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मान लो पी बोल देता हूँ सक्सेस। ठीक है, उस इवेंट के होने की, हैपनिंग ऑफ इवेंट। अगर क्यू बोलूं फेलियर, इसका मतलब क्या है? नॉट हैपनिंग। यही होगा। अच्छा, पी प्लस क्यू किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, प्रोबेबिलिटी है फेलियर की। क्या आएगा? 1। भाई होने की और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा? 1। अच्छा, सेम इसी इवेंट को n टाइम से रिपीट कर दूं तो क्या बनेगा? p प्लस क्यू की पावर n। अगर सेम इवेंट को n टाइम से रिपीट किया है तो क्या बनेगा? p प्लस क्यू की पावर n। अच्छा, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या आएगा? n c 0 p की पावर n q की पावर 0 प्लस
NC1 p की पावर n-1 q प्लस NC2 p की पावर n-2 q की पावर 2। कहीं पे एक टर्म आएगी NCr p की पावर n-r और q की पावर r। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी NCn p की पावर 0 और q की पावर r। क्लियर है? अच्छा, अब बोला जाए कि एग्जैक्टली r टाइम्स हो, क्या बनेगा? तो इसमें p की पावर r का कोफिशिएंट चेक कर लेंगे कि वो चीज r टाइम्स अगर उसके फेवर में हो तो क्या करेंगे, p की पावर r का कोफिशिएंट चेक करेंगे। हैपनिंग एग्जैक्टली r टाइम्स क्या आएगा, टर्म विद कोफिशिएंट ऑफ p की पावर r, उसके होने का। ठीक है, एटलीस्ट r टाइम्स बोला जाए तो सम ऑफ टर्म्स विद कोफिशिएंट्स ऑफ p की पावर r एंड मोर देन p की पावर r। ठीक है, कि r p की वैल्यू क्या हो, r r+1 r+2 r+3, उन सब की टर्म्स का क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट्स का सम। एटमोस्ट बोला जाएगा तो लेस देन वाला आ जाएगा p की पावर r एंड लेस देन r। ये लॉजिक क्लियर है? इसको बोलते हैं रिपीटेड ट्रायल्स, कि सेम ट्रायल्स को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो उनके होने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। p क्या होगी प्रोबेबिलिटी, उसके फेवर में होने, उसके होने की। q क्या होगी, उसके नहीं होने की। दोनों का सम क्या आ जाएगा, 1। बाइनोमियल एक्सपेंड कर दिया, इन सब का सम वैसे भी क्या आएगा, 1। अब एग्जैक्टली r टाइम्स होने के लिए p की पावर r का कोफिशिएंट, एटलीस्ट r टाइम्स पूछा जाए तो p की पावर r का कोफिशिएंट और p की पावर r से ज्यादा वाले सारे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनका सम। फिर एटमोस्ट r टाइम्स बोला जाएगा तो p की पावर r तो ज्यादा से ज्यादा और p की पावर r से कम वाले जितने भी होंगे उनके कोफिशिएंट्स का सम। है किसी को कोई डाउट? चलो इसकी प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल करते हैं। Two dices are tossed या thrown. Two dices are thrown 4 times.
the probability that there are equal number on all dices. Sorry, exactly equal number on dices. Equal number on dices at least 2 times. So the third one, at most 2 times. सॉरी, इसमें पूरा लिखना नहीं, एग्जैक्टली 2 टाइम्स. एक में एग्जैक्टली 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स एंड एट मोस्ट 2 टाइम्स.
चलो लॉजिक देखना, ठीक है। कैलकुलेशन तो खुद से कर ही लोगे ना। अच्छा, 2 डाइसेस आर थ्रोन, 4 टाइम्स एक बार छोड़ दो, 2 डाइस थ्रो की हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, इक्वल नंबर्स ऑन द डाइसेस, मतलब क्या है, या तो 1 1 हो या 2 2 हो, इक्वल नंबर्स वाला है। अच्छा, 2 डाइस थ्रो करेंगे तो इक्वल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पी बोल दूं, क्या आएगा 1 बाई, सॉरी कितने फेवर करेंगे, 1 1 2 2 3 3, कितने 6, और टोटल आउटकम्स 36, 1 बाई 6 आ गई। क्यू क्या होगा, इक्वल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 6 इज इक्वल टू 5 बाई 6। कंडीशन क्या बनेगी, p प्लस क्यू की पावर n, n क्या चीज थी, n टाइम्स उस ट्रायल को रिपीट करना, कितने टाइम्स रिपीट कर रहे हैं इसको, 4 टाइम्स, तो यहां पर आ जाएगा 4, एक्सपेंड करो क्या आएगा, 4c0 p की पावर 4, q की पावर 0 प्लस 4c1 p की पावर 3 q प्लस 4c2 p की पावर 2 इंटू q की पावर 2, 4c3 p की पावर 1 q की पावर 2 प्लस 4c4 और q की पावर, ये क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया क्या, सॉरी 1 के साथ 3, q की पावर 4, क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा ये। p और q की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, p की वैल्यू 1 बाई 6, q की वैल्यू 5 बाई 6, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर एटलीस्ट 2 टाइम्स बोला है, मतलब p की पावर कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2, तो इन तीनों का सम करेंगे तो आ जाएगा सेकंड वाला, ये सेकंड का आंसर, ये फर्स्ट का आंसर, एटमोस्ट 2 टाइम्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बार, तो ये इधर वाला आ जाएगा, ये थर्ड का आंसर। p और q की वैल्यूज पुट करते जाओ, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। है किसी को कोई डाउट, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तभी क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, अदरवाइज मॉड्यूल शायद मिला हो उसमें से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दो, ठीक है, जो जो टॉपिक करवाता गया हूँ उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट और बचा है,
इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। कैलकुलेट कर लेना इसके आंसर्स क्या आएंगे। आंसर्स आएंगे सम करोगे तो पता चलेगा। कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। Okay, bye bye. Thank you. Have a nice day. All the best for the next class.